मैं नोएडा से निकली ही थी कि रास्ते में मुझे प्रीति मिल गई। मुझे अशोक नगर जाना था और प्रीति को मयूर विहार पहुंचना था, इसलिए दोनों एक ही बस में सवार हो गए। प्रीति आगरा में मेरे गांव की ही थी। हम दोनों ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई एक ही स्कूल से की थी। मैं यह बात तो पहले से जानती थी कि प्रीति दिल्ली के मयूर विहार में कहीं रहती है, लेकिन उससे इस तरह मुलाकात होगी मैंने सोचा न था। यह प्रीति ही थी जिससे मेरा बड़ा भाई सुरेश एक तरफा प्यार करता था, लेकिन प्रीति अनुज से प्यार करती थी। यह बात सुरेश भैया बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। 5 साल पुराने इस जख्म का दर्द मेरे सीने में आज तक उठता रहता है, लेकिन इसमें प्रीति का क्या दोष था। एक औरत होने के नाते मैं ये बात अच्छी तरह समझती थी कि जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं होता, बल्कि सामने वाले का दिल जीतना पड़ता है। मेरे भैया इस बात को नहीं समझ पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। बस में मेरी बगल में बैठी प्रीति से मेरी बातचीत शुरू हुई। उसने बताया कि उसका पति अनुज पिछले 3 साल से गायब था। प्रीति को लगता था कि उसके पति ने उसे छोड़कर कहीं दूसरी शादी कर ली है। प्रीति के घर वाले चाहते थे कि प्रीति अनुज को भूलकर दूसरी शादी कर ले, लेकिन प्रीति अपने पति को ढूंढकर उससे अपना हिसाब बराबर करना चाहती थी। मैंने प्रीति से पूछा, इतने बड़े शहर में तुम अनुज को कैसे ढूंढ पाओगी? प्रीति ने कहा, अगर वो जिंदा है तो मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। 5 साल पहले मेरी अनुज से शादी हुई थी। शादी के बाद वो मुझे दिल्ली ले आया और 2 साल तक हम दोनों साथ साथ बड़ी खुशी से रहे, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। मैंने पूछा, गायब होने से पहले क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? प्रीति ने कहा, अनुज दिल्ली की एक कंपनी में जॉब करता था और मैं त्रिवेणी होटल में मामूली सी जॉब करने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दौरान हम दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन वो घर से जॉब के लिए निकला और उसका फोन बंद हो गया और आज तक वो फोन ऑन नहीं हुआ। वो ऐसा गायब हुआ कि दिल्ली पुलिस भी उसे अब तक ढूंढ नहीं पाई। बस मयूर विहार पहुंच चुकी थी। यहाँ प्रीति को उतरना था और अगले स्टैंड पर मुझे भी उतरना था। इसीलिए मैंने प्रीति से उसका फोन नंबर अपने मोबाइल में सेव किया और बोली, प्रीति अशोक नगर में ही मेरा फ्लैट है, चाहो तो आज मेरे फ्लैट पर ही रुक सकती हो। प्रीति ने कहा, रुचि आज मुझे घर पर बहुत सारा काम है, कल संडे है, क्यों न कल तुम ही मेरे फ्लैट पर आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है प्रीति, मैं कल तुम्हें कॉल करूंगी। प्रीति मयूर विहार उतर गई और थोड़ी देर में ही मेरा बस स्टॉप भी आ गया। अरसे बाद में प्रीति से मिली थी और न जाने क्यों मुझे उससे हमदर्दी हो गई थी। हालांकि मेरे घर वाले आज भी सुरेश भैया की मौत के लिए प्रीति को ही कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन मैं जानती थी कि प्रीति बेकसूर थी। मैं घर आई और सीधे बाथरूम में चली गई। आधे घंटे बाद जब नहा धोकर अपने बेड पर आई तो देखा कि मेरे मोबाइल पर 15 मिस कॉल शो हो रहे थे। यह मेरे बॉस अविनाश का कॉल था। मैं तो घबरा गई, क्योंकि बहुत जरूरी होने पर भी अविनाश इतनी कॉल कभी नहीं करता था। मैंने तुरंत अविनाश को कॉल मिलाया तो उधर से आवाज आई, रुचि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने कहा, सर मैं बाथरूम में थी। अविनाश ने कहा, तुम अभी कनॉट प्लेस आ सकती हो? मैंने कहा, सर अशोक नगर से कनॉट प्लेस आने में मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा। वैसे कनॉट प्लेस में ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया सर? अविनाश ने कहा, सवाल मत पूछो, तुम एक काम करो, अक्षरधाम बस स्टैंड पर पहुँचो, मेरा ड्राइवर सतीश तुम्हें वहाँ से रिसीव कर लेगा। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर अक्षरधाम पहुँची, जहाँ से अविनाश का ड्राइवर मुझे लेकर सीधे कनॉट प्लेस की एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप में पहुंचा, जहां अविनाश पहले से मौजूद था और उसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की भी थी। इतनी बड़ी ज्वेलरी शॉप तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखी थी। चारों ओर सोने, हीरे, जवाहरात, और यह देखकर तो मैं और भी हैरान हुई कि इतनी महंगी शॉप में भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। लोगों के पास इतना पैसा कहां से आता है कि वो लाखों रुपये का गहना खरीद लेते हैं। ऐसी आलीशान शॉप से एक मामूली सी गोल्ड चेन खरीदने की मेरी औकात नहीं थी। फिर भी मैं इस वक्त इस महंगी ज्वेलरी शॉप में खड़ी थी। अपने साथ खड़ी खूबसूरत लड़की का परिचय देते हुए अविनाश ने मुझसे कहा, रुचि इनसे मिलो, ये
पूजा वर्मा है और ये हमारी कंपनी के ओनर सत्यपाल वर्मा जी की एकलौती बेटी हैं। आज ही लंदन से दिल्ली पहुंची हैं। इन्हें कुछ ज्वेलरी खरीदनी थी तो मैं इन्हें श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स ले आया। दिल्ली में इससे बड़ी ज्वेलरी शॉप दूसरी नहीं है। पूजा मैम लंदन में रहती हैं और कल इनकी कजन सिस्टर की शादी है। पूजा मैम को अपनी कजन के लिए ज्वेलरी खरीदनी है, लेकिन इंडियन शादी में दुल्हन को कौन सी ज्वेलरी गिफ्ट करनी है, इस बात से पूजा मैम कंफ्यूजन में है। औरतों के गहनों का डिजाइन सिलेक्ट करने की समझ मुझ में भी नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। मैंने कहा, अविनाश सर, लोकल ज्वेलरी शॉप से छोटी मोटी ज्वेलरी खरीदनी अलग बात है और दिल्ली की सबसे महंगी ज्वेलरी शॉप से गहने खरीदना अलग बात है। अविनाश मुझे लेकर एक काउंटर की तरफ गया और बोला, पूजा मैम ने यह 3 डिजाइन सिलेक्ट किए हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि इनमें से कौन सा खरीदें। देखकर बताइए कि आपकी नजर में इनमें से कौन सा नेकलेस ठीक रहेगा। काउंटर पर रखी तीनों नेकलेस को मैंने गौर से देखा और उनमें से एक को उठाकर मैंने अविनाश से कहा, मुझे तो यह नेकलेस अच्छा लग रहा है, वैसे इसकी कीमत कितनी होगी? अविनाश ने कहा, यह नेकलेस 17 लाख का है। नेकलेस की कीमत सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में ही 17 लाख के नेकलेस की पेमेंट हो गई और कनॉट प्लेस में अविनाश और पूजा के साथ डिनर के बाद मैं अपने घर आ गई। नोएडा की जिस फाइनेंस कंपनी में मैं जॉब करती थी, उस कंपनी में अविनाश मेरा बॉस था और राधा उसकी बीवी थी। सुरेश भैया की मौत के बाद जब मैं दिल्ली आई थी, तब यहाँ राधा ही थी जिसे मैं जानती थी। राधा मेरे गांव के सरपंच अमरनाथ जी की बेटी थी। 5 साल पहले राधा की शादी अविनाश से हो गई। अविनाश नोएडा की एक बड़ी फाइनेंस कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। नोएडा में अविनाश ने अपना फार्म हाउस खरीद लिया था। अविनाश से शादी के बाद राधा अपने पति के साथ नोएडा के फार्म हाउस में रहने लगी थी। जब भैया की मौत हुई थी, तब राधा मेरे गांव आई हुई थी और उसी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं दिल्ली आ जाऊं तो वो अपने पति से कहकर मेरी जॉब लगवा देगी। राधा के कहने पर ही मैं दिल्ली पहुंची और राधा ने अपना वादा पूरा किया। अविनाश की कंपनी में मेरी जॉब लग गई और तब से मैं अविनाश के साथ नोएडा में जॉब कर रही थी। लेकिन आज अविनाश की हरकत मैं समझ नहीं पा रही थी। कंपनी की मालिक की एकलौती बेटी पूजा को नेकलेस खरीदना था तो वो अविनाश के साथ क्यों गई? क्या दिल्ली में पूजा की कोई सहेली या रिश्तेदार नहीं थे जो उसके साथ कनॉट प्लेस जाते? और अविनाश ने ज्वेलरी को सिलेक्ट करने की खातिर मुझे ही क्यों बुलाया? इस काम के लिए वो अपनी बीवी राधा को साथ ले जा सकता था। यह सब सोचती हुई मैं बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह उठते ही मैंने प्रीति को कॉल किया और प्रीति ने मुझे अपना लोकेशन भेज दिया। प्रीति का फ्लैट मयूर बिहार में था। फ्लैट पर पहुंचकर मैंने उसके साथ ही सुबह का नाश्ता किया। प्रीति ने बताया कि उसके पति अनुज के साथ वो पूरे 2 साल मयूर बिहार में किराए के फ्लैट में रहती थी और अनुज के लापता हो जाने के बाद उसने हिम्मत नहीं हारी और इन 3 सालों में उसने मयूर बिहार में ही 2 BHK का फ्लैट खरीद लिया। ये जानकर मुझे हैरानी हुई। केवल 3 साल की होटल की मामूली सी जॉब में ही प्रीति ने फ्लैट खरीद लिया था और 5 साल की जॉब में मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाई थी। हालांकि अविनाश की कंपनी में मुझे 40,000 की सैलरी मिलती थी। आगरा में मेरे 3 छोटे भाई बहनों और बूढ़े माँ बाप का सहारा अकेली मैं ही थी। इसीलिए सैलरी का आधा हिस्सा मैं अपने घर वालों को भेज देती थी और मात्र 20,000 में पूरा महीना चलाती थी। दिल्ली जैसे शहर में 20,000 में पूरा महीना चलाना आसान नहीं था, लेकिन मैं कैसे भी मैनेज कर लेती थी। मैं प्रीति के फ्लैट पर उसके साथ नाश्ता कर रही थी। तभी प्रीति बोली, नोएडा के अट्टा मार्केट में मेरी एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप है जिसे मेरी छोटी बहन निधि संभालती है। मैं जब भी छुट्टी पर होती हूँ उसके पास चली जाती हूँ। कल मैं निधि के पास से मयूर बिहार के लिए निकली थी कि संयोग से मुझे तुम मिल गई थी। मैंने कहा, तुम्हारी छोटी बहन निधि कहाँ रहती है? प्रीति ने कहा, मयूर बिहार से अट्टा मार्केट तक पहुँचने में निधि को मुश्किल
मुश्किल होती थी, इसीलिए वो वहीं पास की एक सोसाइटी में रेंट पर रहती है। मैंने पूछा क्या निधि की शादी हो चुकी है? प्रीति ने कहा अट्टा मार्केट में मुझे ज्वेलरी शॉप खोलना था, लेकिन मैं त्रिवेणी होटल की नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। ज्वेलरी शॉप संभालने के लिए मैंने निधि को आगरा से मयूर विहार बुला लिया और अट्टा मार्केट में उसे एक शॉप खरीद कर दे दी ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। निधि दिल्ली आई और उसके कुछ समय बाद ही अनुज गायब हो गया। मैं शाम तक प्रीति के साथ उसके फ्लैट पर ही रही और फिर अशोक नगर लौट आई। प्रीति से मिलने के बाद 5 साल पहले की यादें ताजा हो गई। सुरेश भैया अचानक घर से गायब हो गए थे। उनका फोन बंद था और हम सभी उन्हें लेकर चिंता में थे। अगले दिन पुलिस को आगरा जंक्शन से 5 किलोमीटर दूर सुरेश भैया की लाश रेलवे ट्रैक के किनारे मिली। जिस जगह से भैया की कटी हुई लाश मिली थी, करीब ही एक जहरीला सांप भी कई टुकड़ों में मिला था। ऐसा लगता था कि ट्रैक पर चलते हुए भैया के पीछे सांप पड़ गया होगा और घबराहट में वो तेज स्पीड से आती ट्रेन को न देख पाए होंगे। घर में मातम का माहौल था। मेरे माँ बाप के लिए जवान बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त कर पाना बेहद मुश्किल था। दोपहर तक सुरेश का पोस्टमार्टम हो गया और शाम तक उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस को शक था कि सुरेश की मौत एक एक्सीडेंट थी। वो सांप के डर से ट्रेन की चपेट में आकर मर गया होगा। भैया की लाश जिस जगह से मिली थी करीब ही प्रीति का घर था, इसीलिए मेरे घर वालों को लगता था कि सुरेश ने प्रीति के चक्कर में आत्महत्या की है या किसी ने उसकी हत्या की है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती थी। आखिर सुरेश भैया की किसी से कोई दुश्मनी तो थी नहीं और ना ही घर में ऐसी कोई टेंशन थी जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़े। सभी को यह बात मालूम थी कि सुरेश भैया मेरी सहेली प्रीति से प्यार करते थे। एक बार उन्होंने अपनी हथेली काट कर खून से प्रीति को खत लिखा था और प्रीति ने वो खत मुझे देते हुए कहा था कि मैं अपने भैया को समझाऊं। मैंने भी गुस्से में आकर भैया की इस हरकत के बारे में घर वालों को बता दिया था और इस बात को लेकर तब घर में भैया की बहुत फजीहत हुई थी। भैया की मौत के बाद घर में सबसे बड़ी मैं ही थी और मुझसे छोटे मेरे 3 भाई बहन और थे जिनकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लिए मैं दिल्ली आ गई। वक्त में पीछे जाकर मैं यादों की भूल भुलैया में ऐसी खोई कि कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही न चला। अगली सुबह मैं देर से उठी। मेरा ऑफिस जाने का मूड नहीं था, इसीलिए मैंने छुट्टी करने का मन बना लिया। ऑफिस का जरूरी काम घर पर रहकर मैं अपने लैपटॉप से भी कर लेती थी, इसीलिए मैंने अपने बॉस अविनाश को कॉल कर बता दिया कि मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी। अविनाश ने कहा रुचि आज तुम छुट्टी पर हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा ऐसा कौन सा काम है सर बताइए। क्या आज आपकी पूजा मैम को शॉपिंग करवानी है? अविनाश ने कहा पूजा को शॉपिंग तो तब करवाओगी ना जब उसका कोई पता चलेगा। वो अपनी एक सहेली की शादी में दिल्ली आई थी। त्रिवेणी होटल के रूम नंबर 702 में ठहरी हुई थी। आज पूजा की सहेली की शादी है लेकिन पूजा लापता है। सुबह से उसका फोन बंद है। तुम त्रिवेणी होटल जाकर पूजा के बारे में पता कर मुझे खबर करो। अविनाश की यह खबर सुनकर मुझे भी बेहद हैरानी हुई। आखिर पूजा होटल से ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गई? मैं कुछ ही देर में त्रिवेणी होटल पहुँच गई और पूजा के बारे में रिसेप्शन पर पता किया तो मालूम हुआ कि पूजा ने सुबह सुबह ही होटल रूम खाली कर दिया था। मैंने अविनाश को यह बात बताई तो वो और ज्यादा घबरा गया और बोला पूजा के पिताजी ने मुझे उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा। मैंने कहा सर आप घबराओ मत और ठंडे दिमाग से यह पता लगाओ कि इंडिया में पूजा के कितने ऐसे जानकार हैं जिनके यहाँ वो जा सकती हैं। अगर फिर भी उसकी खबर न लगे तो तुरंत पुलिस को खबर कर दो। अविनाश का कॉल कटते ही मैंने सीधे अशोक नगर के लिए कैब बुक की और अभी मैं अक्षरधाम पहुँची ही थी कि प्रीति का कॉल आ गया और बोली रुचि ड्यूटी से लौटना तो सीधे मेरे फ्लैट
फ्लैट पर आना। मैंने कहा आज मैं ड्यूटी पर गई ही नहीं। प्रीति ने कहा ड्यूटी नहीं गई तो तुरंत मेरे घर आओ। मैं 10 मिनट में ही मयूर विहार में प्रीति के घर पर पहुंच गई। मैंने कहा इतनी भी क्या जल्दी थी प्रीति, क्या अनुज का पता चल गया? प्रीति ने कहा मेरी बहन निधि सुबह से गायब है, उसका फोन भी बंद है। मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों से उसकी खबर ली लेकिन निधि का कोई पता नहीं चला। अब तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, निधि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। पूजा भी सुबह से गायब थी और इधर निधि भी सुबह से लापता थी। दोनों के इस तरह अचानक गुमशुदा होने में कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं था। मैंने पूजा के गुम होने वाली बात प्रीति को बताई तो वो बोली देखो रुचि, पूजा कौन है मैं नहीं जानती, मुझे तो मेरी बहन की चिंता है। तुम मेरे साथ अभी थाने चलोगी या नहीं? मैंने कहा प्रीति इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, निधि शहर की लड़की है, उसके साथ कोई अनहोनी होने की बात मन से निकाल दो। हम लोग शाम तक थाने चलकर रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। इतना कहकर मैंने अपने बॉस अविनाश को फोन लगाकर निधि के गायब होने की बात बताई और उन्हें प्रीति का लोकेशन सेंड कर दिया। दोपहर के 2 बज रहे थे और मैं प्रीति के घर में बैठी अविनाश के आने का इंतजार कर रही थी। तभी अविनाश की बीवी राधा का कॉल आया। वो बोली रुचि तुम कहाँ हो? मैंने कहा दीदी मैं तो आज छुट्टी पर हूँ और कहीं नहीं गई, घर पर ही हूँ। राधा ने कहा मैं आधे घंटे में तुम्हारे फ्लैट पर पहुँच रही हूँ। राधा का फोन कटते ही मैं घबरा गई क्योंकि मैंने तो उनसे झूठ बोला था कि मैं घर पर हूँ और राधा जी कभी मेरे फ्लैट पर इस तरह नहीं आती थी। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई जो अचानक वो अशोक नगर मेरे फ्लैट पर आ रही हैं। कोई जरूरी काम होने पर राधा जी मुझे कॉल कर बताती थी लेकिन आज वो खुद मेरे फ्लैट पर क्यों आ रही हैं? मैं यह बात समझ ही नहीं पा रही थी। राधा जी का फोन कटते ही मैंने तुरंत अविनाश को फोन लगा दिया और उन्हें पूरी बात बता दी। वो बोला अब तुम एक काम करो, तुरंत अशोक नगर पहुँचो। मेरे अशोक नगर पहुँचने के 5 मिनट बाद ही राधा जी मेरे घर पहुँच गई। वो बेहद घबराई हुई थी। मैं उनसे कुछ पूछती उससे पहले ही वो बोल पड़ी कंपनी के मालिक की बेटी पूजा लंदन से दिल्ली आई हुई है। मेरे पति अविनाश का पूजा के साथ इश्क चल रहा है। पूजा अपने बाप की अरबों की दौलत की इकलौती वारिस है और अविनाश इसी दौलत के लालच में पड़ गया है। मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अविनाश का पीछा करो और उसकी हर गतिविधि की जानकारी मुझे दो ताकि मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। मैंने कहा राधा जी आप बेकार की चिंता कर रही हैं। मैं अविनाश सर को खूब अच्छी तरह जानती हूँ, उनका पूजा के साथ कोई चक्कर नहीं है। राधा ने कहा तुम बहुत भोली हो रुचि। अविनाश हर महीने किसी न किसी बहाने से लंदन जाता था। मैं तब उस पर शक नहीं करती थी, लेकिन 2 दिन पहले पूजा दिल्ली आई और तब से अविनाश घर नहीं आया तो मेरा शक बढ़ गया और जब कल उसने कनॉट प्लेस से 17 लाख का नेकलेस खरीद कर पूजा को दिया तब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि अविनाश का इरादा क्या है। अगर पूजा की जगह तुम होती तो मैं तुम्हें अपनी सौतन के रूप में बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन पूजा जैसी अमीर जादियों को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा अविनाश सर ने पूजा मैम को महंगा नेकलेस खरीद कर दिया है, यह आपको कैसे पता चला? राधा ने कहा दरअसल जिस अकाउंट से अविनाश ने श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स को 17 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे उस अकाउंट में मेरा फोन नंबर लॉगिंग है। जैसे ही मेरे मोबाइल पर ट्रांजैक्शन का मैसेज आया मैंने तुरंत अविनाश को कॉल किया तो उसने मुझसे झूठ बोला कि श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स ने उसकी कंपनी से 17 लाख का लोन लिया है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो मैं सीधे श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स पहुंची और मुझे मालूम चला कि अविनाश ने पूजा के लिए 17 लाख का नेकलेस खरीदा है। अब तुम बताओ कि क्या मेरा शक बेबुनियाद है? राधा की बात सुनकर मैं बेहद डर गई थी। जब राधा को यह मालूम चलेगा कि पूजा को वो नेकलेस पसंद करवाने में मैं खुद श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स गई थी तब उन्हें कैसा लगेगा? वो मुझ पर इतना भरोसा करती हैं, जब उन्हें मेरी इस हरकत का पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? आखिर आज मैं दिल्ली में रहकर अपने
अपने परिवार का गुजारा कर पा रही हूँ तो यह राधा जी की ही मेहरबानी है। राधा जी ने मेरी मदद न की होती तो मैं आगरा से बाहर कभी नहीं निकल पाती। मैंने राधा को भरोसा दिया कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए। अविनाश सर की एक एक गतिविधि की जानकारी मैं आपको फोन कर देती रहूंगी। काफी देर तक राधा मेरे घर पर बैठी रही और मैं उनके जाने का इंतजार करती रही। इस बीच मैं उन्हें 2 बार चाय बनाकर भी दे चुकी थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद ही राधा ने कॉफी पीने की बात की, लेकिन मेरे घर पर कॉफी खत्म हो चुका था तो मैं झट से दुकान से जाकर कॉफी का पैकेट लाई और कॉफी बनाकर राधा जी को दिया और कॉफी खत्म कर ही वो मेरे घर से बाहर निकली। राधा जी के जाने के बाद मैंने तुरंत अविनाश को कॉल किया। वो बोला, तुमने जो लोकेशन भेजा था उसे फॉलो करते हुए मैं तुम्हारी सहेली प्रीति के घर पहुंच चुका हूं। मैंने कहा, तुम वहीं रुको, मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूं। मयूर बिहार में प्रीति के फ्लैट पर अब मेरे और प्रीति के अलावा अविनाश भी था। अविनाश ने मुझसे कहा, रुचि, पूजा के बारे में टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी पूजा का कॉल आया था। वो लंदन पहुंच चुकी है। वो आज सुबह होटल से निकली थी और सुबह की पहली फ्लाइट से ही लंदन के लिए निकल गई थी। अविनाश की यह बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और अविनाश से पूछा, लेकिन पूजा को तो आज अपनी कजन की शादी अटेंड करनी थी, फिर अचानक वो लंदन क्यों चली गई? अविनाश ने कहा, दरअसल कल रात को पूजा किसी नाइट पार्टी में थी और उसने वहाँ ज्यादा पी ली थी। वो होटल में गई और बेसुध होकर सो गई। सुबह के 4 बजे जब उसे होश आया तो उसे मालूम चला कि उसका महंगा नेकलेस उसके रूम से चोरी हो गया। अब बिना गिफ्ट के वो शादी में कैसे जाती, इसीलिए वो उसी वक्त लंदन के लिए निकल गई। मैंने कहा, तुम तो उसके सबसे गहरे दोस्त हो, दूसरा नेकलेस खरीद कर दे देते। मेरे इस टोंट को अविनाश समझ गया और धीमे से मुस्कुराते हुए वो मुझसे बोला, अगर वो सुबह मुझे कॉल कर यह बात बता देती तो मैं उसके लिए दूसरा नेकलेस खरीद देता, लेकिन उस पागल लड़की ने रात से अपना फोन ही ऑन नहीं किया और लंदन चली गई। अविनाश की बात खत्म होते ही प्रीति बोल पड़ी, रुचि, तुम्हारी सहेली तो लंदन पहुंच गई, क्या अब हम निधि के बारे में बात कर सकते हैं? मैं, प्रीति और अविनाश तीनों मयूर बिहार थाने पहुँचे और हमने निधि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अविनाश नोएडा चला गया और मैं प्रीति के साथ उसके फ्लैट पर आ गई। निधि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाने से प्रीति की चिंता थोड़ी कम हो चुकी थी। उसने मुझसे पूछा, यह अविनाश वही है न जिसकी शादी अपने गांव के सरपंच अमरनाथ जी की बेटी राधा से हुई थी? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? प्रीति ने कहा, रुचि, राधा वही लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारे बड़े भाई सुरेश की मौत हुई। प्रीति की यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मुझे प्रीति की बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, प्रीति, सबको मालूम है कि सुरेश भैया ने अपने खून से प्रेम पत्र तुम्हें लिखा था और उन्होंने तुम्हारी वजह से ही अपनी जान दी, इसीलिए राधा जैसी लड़की पर इतना गंदा इल्जाम मत लगाओ। प्रीति ने कहा, रुचि, सुरेश ने वो खत मुझे लिखा था, लेकिन तब मैं अनुज के प्यार में पागल थी, इसीलिए मैंने सुरेश का लेटर सबको दिखा दिया। मुझे सुरेश पसंद नहीं था, लेकिन राधा उसको पसंद करती थी और मुझसे ठुकराए जाने के बाद वो राधा से इश्क करने लगा। सुरेश राधा से मिलने रात के अंधेरे में उसके घर जाता और सुबह अंधेरे में ही रेलवे ट्रैक के रास्ते से अपने घर चला जाता। जिस सुबह सुरेश की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी, उस रात वो राधा के घर पर ही था और सुबह उसकी मौत हो गई। मैंने कहा, तुम यह बात दावे के साथ कैसे कह सकती हो? प्रीति ने कहा, आगरा रेलवे ट्रैक के इस पार मेरा घर है और रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर राधा का घर है। मेरे घर की छत से राधा का घर बिल्कुल साफ नजर आता है। रेलवे ट्रैक की ओर राधा के घर का पिछला हिस्सा है जहां उसके पशु वगैरह बांधे जाते हैं। मैंने कई बार सुरेश को इसी पिछले हिस्से से राधा के घर में घुसते हुए देखा था और कई बार सुबह सुबह सुरेश को राधा के घर से निकलते हुए भी देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि राधा के घर सुरेश पकड़ा गया होगा
और उसके घर वालों ने इज्जत के नाम पर सुरेश की हत्या कर उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर फेंक दी होगी। प्रीति की बातों ने मेरे दिमाग पर गहरा असर डाला था। अब मैं समझ गई थी कि राधा का मुझे दिल्ली बुलाना और यहाँ मेरी नौकरी लगवाने के पीछे उसकी इंसानियत नहीं बल्कि उसका पश्चाताप था। वो मेरे भैया की मौत के लिए जिम्मेदार थी, इसीलिए उसने मेरी मदद की। प्रीति की बात सुनकर राधा के प्रति मेरी सोच बदल गई थी। अब मैं राधा से बदला लेना चाहती थी। इसके लिए मैं समय का इंतजार करने लगी। इस बात के 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन निधि का कहीं पता नहीं चल पाया। प्रीति अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान रहती थी। उसकी परेशानियों को कम करने के लिए मैं हर दिन उससे फोन पर बात करती थी। छुट्टी के दिन तो मैं पूरे दिन प्रीति के साथ ही रहती। वक्त हर घाव पर मरहम लगा देता है। 6 महीने बीतने के बाद प्रीति अब अपने काम पर फोकस करने लगी थी, लेकिन आज भी उसे निधि की तलाश थी। उसे यकीन था कि निधि एक दिन जरूर लौट आएगी। इन 6 महीने के दौरान मैं राधा जी के लिए अविनाश की जासूसी में लगी हुई थी और अविनाश के बारे में मैं झूठी खबरें राधा तक पहुंचाती रहती थी, जिससे कि राधा अविनाश से तलाक ले ले और मैं अविनाश से शादी कर लूं। राधा ने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन उनकी वजह से मेरे बड़े भैया की मौत हुई थी। इसीलिए अब मेरे दिल में राधा के लिए कोई हमदर्दी बाकी नहीं रह गई थी। राधा की असलियत जानकर मैं अविनाश के करीब जाने की कोशिशों में लग गई थी और मेरी यह कोशिश रंग लाई। अविनाश भी मुझे पसंद करने लगा था और फिर मैंने भी अविनाश को अपना बनाने में देर नहीं की और एक दिन मैंने उसे अपने फ्लैट पर बुला लिया। हम दोनों के बीच के रिश्ते बदल चुके थे। अब मैं खुद को अविनाश की दूसरी बीवी मानने लगी थी। इन 6 महीनों में अविनाश कई बार मेरे फ्लैट पर आया और जब भी वो मेरे पास आता मैं उसकी बाहों में खो जाती। एक दिन मैं ऑफिस में ही थी कि अविनाश मेरे केबिन में आया और बोला, रुचि मेरे साथ एक शादी में गुड़गांव चलोगी? मैंने कहा बिल्कुल सर, कब चलना है? अविनाश ने कहा आज शाम ही चलना है। तुम अभी ऑफिस से घर जाओ और शादी में चलने के लिए तैयार होकर मुझे कॉल करो। मैं तुम्हारे फ्लैट पर आ जाऊंगा और वहाँ से हम दोनों शादी में गुड़गांव चल देंगे। अविनाश के साथ कहीं जाने का मौका मैं गंवाना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो छोटी छोटी वजहें ढूंढती थी जिससे मैं अविनाश के और करीब पहुंच सकूं। गुड़गांव के सबसे महंगे फार्म हाउस में मेहमानों की भीड़ थी। मैं और अविनाश बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह लग रहे थे। अविनाश के साथ मेरी जोड़ी जम रही थी। देखने वाले मुझे अविनाश की बीवी ही समझ रहे थे और इस बात से मैं बेहद खुश थी। मेरी नजर दूसरी औरतों के कपड़े और उनके गहनों पर भी बनी हुई थी। मैं अमीर औरतों के सजने संवरने के तौर तरीकों को बारीकी से देख रही थी, क्योंकि अविनाश से शादी के बाद मैं भी इन अमीर औरतों में शामिल होने वाली थी। मैंने खाने की प्लेट उठाई ही थी, सामने मुझे एक खूबसूरत औरत नजर आ गई, जिसके गले में पड़े नेकलेस को देखकर मैं तुरंत पहचान गई। ये वही नेकलेस था जो अविनाश ने श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स से पूजा के लिए खरीदा था और उसी रात वो नेकलेस पूजा के होटल रूम से चोरी हो गया था। मैंने अविनाश को यह बात बताई तो वो भी उस नेकलेस को पहचान गया, लेकिन हम दोनों उस औरत को नहीं पहचान पा रहे थे जिसके गले में यह नेकलेस था। मैंने तुरंत प्रीति को कॉल किया और उससे कहा कि वो निधि की फोटो मुझे व्हाट्सएप पर भेजे। व्हाट्सएप पर आई निधि की तस्वीरों को मैंने गौर से देखा तो पहचान गई कि जिस औरत के गले में नेकलेस है वो कोई और नहीं बल्कि प्रीति की छोटी बहन निधि ही है। मैंने प्रीति को पूरी बात बताई और उसे गुड़गांव फार्म हाउस का लोकेशन सेंड कर दिया। 1 घंटे में ही प्रीति अपने कार से गुड़गांव के उस फार्म हाउस में पहुंच गई, जहां मैं और अविनाश उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैंने नेकलेस वाली औरत की ओर इशारा किया, प्रीति दौड़कर उस औरत के पास पहुंची। वो औरत अकेली नहीं थी, उसके साथ एक आदमी भी था, जिसे देखते ही प्रीति के होश उड़ गए। वो चिल्लाती हुई बोली, अनुज तुम! इतना कहकर वो अनुज को पकड़कर रोने लगी। प्रीति समझ गई थी कि उसका खोया हुआ पति
अब उसकी बहन निधि का पति हो चुका है। शादी में आए हुए लोग फार्म हाउस में चल रहे इस फैमिली ड्रामे को देखने को उतावले हो रहे थे। मैंने प्रीति को संभाला और निधि से बोली कि तुम प्रीति को साथ लेकर अपने घर चलो, हम वहीं बैठकर बातें करेंगे। निधि ने अपनी गाड़ी में प्रीति को बैठाया और फार्म हाउस से निकल पड़ी। उसकी गाड़ी के पीछे ही मैं अविनाश की गाड़ी में थी। 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद निधि की गाड़ी एक बिल्डिंग की पार्किंग में जाकर रुकी तो अविनाश ने भी अपनी गाड़ी पार्क की और निधि के पीछे पीछे उस फ्लैट में पहुंच गए। अभी हम लोग निधि के फ्लैट में घुसे ही थे कि हमारे पीछे ही अविनाश की बीवी राधा नजर आ गई, जिसे यहाँ देखकर मैं और अविनाश बुरी तरह चौंक गए। अविनाश ने कहा, राधा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? राधा गुस्से में लाल थी। वो चीखती हुई बोली, मैं तो तुम दोनों की रंगरलियां कई दिनों से देख रही थी। आज पीछा करती हुई फार्म हाउस तक आई तो वहाँ अलग ही ड्रामा चल रहा था और जैसे ही तुम लोग फार्म हाउस से निकले मैं तुम लोगों का पीछा करती हुई यहाँ तक पहुँच गई। निधि ने अपनी बड़ी बहन प्रीति को पानी का गिलास दिया, लेकिन उसने पानी पीने से इनकार कर दिया और बोली, इस पानी की जगह मुझे जहर दे दो निधि, मुझे वो अच्छा लगेगा। निधि ने कहा, देखो दीदी, मैं और अनुज एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि अनुज तुम्हारा हस्बैंड बन गया और तुम अनुज के साथ दिल्ली आ गई। तुम्हारी शादी के 2 साल बाद जब मैं दिल्ली आई तो अनुज के साथ मेरा पुराना प्यार फिर से जग गया और फिर मैंने और अनुज ने मिलकर प्लानिंग की। अनुज तुम्हें छोड़कर गायब हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी शॉप को संभालती रही ताकि तुम मुझ पर शक न कर सको। अनुज गुड़गांव में काम करता था और गुड़गांव में ही अनुज ने फ्लैट ले लिया था। शनिवार इतवार को अट्टा मार्केट मेरे फ्लैट पर आता या कभी कभी मैं खुद ही उसके पास गुड़गांव चली जाती। मैं इस इंतजार में थी कि तुम कहीं शादी कर लो और अनुज को हमेशा के लिए भूल जाओ, लेकिन अनुज के लापता होने के 3 साल गुजर जाने के बाद भी जब तुमने शादी नहीं की तो मैंने तय किया कि तुम्हारी शॉप से कीमती गहने लेकर मैं हमेशा के लिए अनुज के पास गुड़गांव चली जाऊंगी। और एक दिन तुम एक कीमती नेकलेस शॉप पर लेकर आई तो मैंने अनुज से बात की और उसी रात हम दोनों गुड़गांव आकर रहने लगे। निधि की बातें सुनकर वहाँ बैठे सब हैरान थे और मैं इस बात को लेकर हैरान थी कि आखिर प्रीति के पास पूजा का नेकलेस कहाँ से आया। मैंने प्रीति से पूछा, प्रीति, निधि ने इस वक्त जो नेकलेस पहना हुआ है वो पूजा ने खरीदा था, लेकिन यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? यह सवाल सुनकर प्रीति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो कुछ कहती कि निधि ने ही प्रीति की पोल खोल दी। निधि ने कहा, दरअसल प्रीति पिछले 5 साल से त्रिवेणी होटल में रूम क्लीनिंग का काम करती है। उस 5 स्टार होटल में प्रीति दीदी की सैलरी महज 15,000 रुपए ही है और इसी मामूली सैलरी में उसने मयूर बिहार में फ्लैट खरीद लिया, गाड़ी खरीदी और अट्टा मार्केट में ज्वेलरी शॉप खरीद ली। दरअसल होटल में रात के वक्त कई लोग बहुत ज्यादा नशे में अपना कीमती सामान कमरे में इधर उधर रख देते हैं और रूम क्लीनिंग के वक्त प्रीति शराब के नशे में धुत लोगों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर देती थी। मैंने प्रीति की ओर देखा और उससे पूछा, पूजा का नेकलेस तुमने कैसे गायब किया? प्रीति ने कहा, उस रात पूजा अकेली नहीं थी बल्कि अविनाश साथ में था। तब मैं अविनाश को पहचानती नहीं थी। दोनों ने कमरे में खूब शराब पी। मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली थी और मैं इस इंतजार में थी कि दोनों शराब और सेक्स के बाद थक कर बेसुध हो जाएं और ऐसा ही हुआ। मेरी शिफ्ट खत्म होने से कुछ देर पहले ही मैं पूजा के रूम में गई और जल्दीबाजी में एक पैकेट उठाकर ले आई। घर आकर जब मैंने उस पैकेट को खोला तो पाया कि मेरे हाथ खजाना लग गया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी छोटी बहन ही मेरे खजाने पर हाथ साफ कर भाग जाएगी। निधि मेरा नेकलेस लेकर ही नहीं भागी बल्कि इसने तो मेरे पति को भी मुझसे छीन लिया। पास खड़ी राधा ने
जब प्रीति के मुंह से अपने पति के काले कारनामों को सुना तो अविनाश के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाती हुई बोली, पूजा के साथ तुम्हारी रास लीला के बारे में तो मुझे पहले से मालूम था। पूजा 3 दिनों तक होटल में रही और तुम 3 दिनों तक घर से गायब रहे। मैं तो तभी सब समझ गई थी, लेकिन इस रुचि के साथ भी तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो, यह बात मुझे कुछ दिन पहले ही मालूम चली। इतना कहकर राधा ने गहरी सांस ली और मेरे करीब आकर मुझसे बोली, याद करो उस दिन जब मैं तुम्हारे घर अशोक नगर गई थी और मैंने तुम्हें अविनाश की जासूसी के लिए कहा था। दरअसल मुझे तुम दोनों पर पहले से शक था, इसीलिए मैं तुम्हारे फ्लैट पर पहुंची और जब तुम कॉफी लाने गई थी तब मैंने तुम्हारे बेडरूम के गुलदस्ते में जासूसी कैमरा फिट कर दिया ताकि मैं तुम दोनों की अय्यासियों को अपनी आंखों से देख सकूं। इतना कहते हुए राधा ने अपनी मोबाइल की गैलरी खोली और उसे मेरी ओर करते हुए बोली, ये देखो, केवल 6 महीने में ही 38 बार अविनाश तुम्हारे बेडरूम में आया है और तुम दोनों ने बेडरूम में क्या क्या किया है वो सारे वीडियोज मेरे इस मोबाइल में सुरक्षित रखे हुए हैं। रुचि, मैंने तो तुम्हारी मदद की, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राधा की बात से मेरे पसीने छूटने शुरू हो चुके थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और बोली, मैंने तुम्हारे साथ ये सब इसीलिए किया क्योंकि तुम ही मेरे भैया की मौत की जिम्मेदार हो और इस बात की गवाह प्रीति भी है। मेरी यह बात सुनकर राधा का सारा गुस्सा खत्म हो गया और वो मेरे करीब आई और बोली, उस रात सुरेश मुझसे मिलने मेरे घर आया था और वो रात को मेरे कमरे में ही था कि मेरे कमरे में एक जहरीला सांप आ गया और सांप को देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरे रूम से मेरी चीख सुनकर मेरे घर वाले जग गए और सुरेश पकड़ा गया। मेरे पिता ने सांप के साथ साथ सुरेश की भी हत्या कर दी और रात के अंधेरे में दोनों की लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। तुम्हारे भाई के कातिल मेरे पापा थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं आज भी सुरेश की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हूँ, इसीलिए तुम्हारे और अविनाश की रंगरलियों वाली बात को भूल जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी अविनाश को भूल जाओ। निधि की ड्राइंग रूम में छाए हुए गमों के घने बादल छंट चुके थे। अविनाश के साथ राधा अपने घर चली गई और थोड़ी देर बाद प्रीति के साथ मैं भी निधि के घर से वापस लौटकर मयूर विहार आ गई। मैंने प्रीति से कहा कि वो चोरी का धंधा छोड़कर ईमानदारी से अपनी ज्वेलरी शॉप को संभाले और प्रीति ने भी वैसे ही किया। प्रीति के कहने पर मैंने अशोक नगर का अपना किराया का मकान खाली कर दिया और अब प्रीति के साथ मयूर विहार में उसके फ्लैट पर ही रहती हूँ। वक्त की मारी हुई हम 2 सहेलियाँ अब सगी बहन बन चुकी हैं। कहानी से सीख, हर आदमी अपनी जिंदगी में एक ऐसे दौर से जरूर गुजरता है जब ढेरों चुनौतियां उसके सामने होती हैं। इंसान के इम्तिहान का यही असली वक्त होता है। आपने इन चुनौतियों का सामना किया। बड़ी बात ये नहीं बल्कि बड़ी बात ये है कि आपने इन चुनौतियों का सामना कितनी ईमानदारी से किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप